हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर कराने वाला हूं जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। आपके ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे क्योंकि ये गेस पेपर है। ठीक है, गेस पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और अगर आपने ये गेस पेपर तैयार कर लिया तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, ये बोर्ड ने खुद जारी किया है, मतलब बोर्ड ने आप लोगों के लिए दिया है कि यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये गेस पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 हिंदी का है और इस गेस पेपर को पूरा तैयार कर लेना, एक भी प्रश्न छोड़ना मत। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप ये पूरा तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद आप लोगों के लिए दिया है हिंदी का भैया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, गेस पेपर, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो हम लोग देखेंगे ये हिंदी का जो है गेस पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडल पेपर सबसे पहले आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है और देखना है आपको कितना नंबर आता है। ठीक है, पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का, पूरा पेपर जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। पेपर सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, शुरुआत के 15 मिनट होते हैं उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। ठीक है, और प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ जो होगा आपका एमसी क्यों होगा, खंड बा जो होगा वो वर्णात्मक होगा, जिसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी और उसको खूब अच्छे से राइटिंग से अपने कॉपी में लिखना है। तीसरा प्रश्न पत्र के जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आपको उसका आंसर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से पूर्ण रूप से आपको काला करना है। एंड खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने के बाद 1 अंक आपको दिया जाएगा। एक प्रश्न का 1 अंक, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 अंक आपको मिल जाएगा और जो बताएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस गेस पेपर में। ठीक है, ओएमआर शीट में आपको उत्तर करने के बाद ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ठीक है, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है, कौन सा 7 अंक का, कौन सा 4 अंक का, ये क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारा खंड आ है। ठीक है, आप जैसे बोर्ड हॉल में जाओगे आपको पेपर में सबसे पहले खंड आ दिया जाएगा और खंड आ में जो होगा वो 20 में 20 अंक जो होगा वो एमसीक्यू प्रश्न होगा। और एमसीक्यू प्रश्न मान लो आपको ना आए तो ट्रिक भी बता देंगे बच्चा, ट्रिक भी बता देंगे, आप एक भी प्रश्न बोर्ड हॉल में छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, और ये जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, ये पूरा तैयार कर लेना, एक एक प्रश्न को ऐसे तैयार करो जैसे आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो। ठीक है, देखो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है, आप जाके देख लो हर साल। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, मतलब सप्तक जो है चाहे दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक या सप्तक के जो संपादक थे वो कौन थे, आप सभी को पता है सप्तक के संपादक कौन थे बच्चा, अज्ञेयी जी थे। कौन थे, अज्ञेयी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्लस आपका कमेंट करना है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरा सप्तक तो सन 1943 में नहीं, 1959 में नहीं, 1951 में हमारा दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। अब 1951 में आप याद रखना कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाना, 1 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इन चारों में से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन है, चाहे उर्वशी है, साकेत है, पल्लव है या कामायनी, तो भैया पल्लव है। ठीक है, साकेत नहीं है, ठीक है, उर्वशी भी नहीं है और हमारा कामायनी भी नहीं है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये 1 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लो। अब हम लोग आगे आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि छायावाद युग की विशेषता कौन सा, 1 नंबर, जो छायावाद युग होता है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या होता है। देखो ये बोर्ड ने जारी किया है आपका मॉडल पेपर, अब बोर्ड आप लोगों को लिए जारी करता है तो वो इसलिए जारी करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, साथ में ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो छायावाद युग की विशेषता कौन सी है, प्रकृति का मानवीकरण। देखो छाया कहां से मिलता है आपको, पेड़ पौधे से, और पेड़ पौधे क्या है, प्राकृतिक हैं, तो प्रकृति का मानवीकरण सही हो जाएगा बस, और क्या, बहुत आसान है। और हमारा युद्धों का वर्णन, भक्ति का वर्णन, ये सब गलत है, हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो बिल्कुल सही करके आओगे ना, छोड़कर नहीं आना है, नहीं आता ट्रिक बता देंगे और ट्रिक से करके आना। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है मैत्री श्रेणीगुप्त किस युग से संबंधित है, तो
मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग से संबंधित है। किस युग से? द्विवेदी युग से संबंधित है मेरे प्यारे लाडलो। द्विवेदी युग, शुक्ल युग नहीं, भारतेंद्र युग नहीं, हमारा छायावाद युग नहीं। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग के माने जाते हैं। ठीक है, ये एक नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। 5वां नंबर, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाला हार्ड, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उन्हीं ने कहा था केशवदास जी को भैया कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा और सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 में 5 एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया। अब ये एमसीक्यू अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो आपका ये बोर्ड द्वारा जारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे दूंगा। बस आप लोग बहुत ध्यान से पहले ये पूरा पेपर समझ लो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि अजात शत्रु के नाटक के नाटककार कौन है। अब बच्चा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अजात शत्रु किसका है। भैया आपको बता दें कि चाहे आपका अजात शत्रु आ जाए या फिर आपका चंद्रगुप्त आ जाए, ध्यान से समझ लो, इसमें से आपका 1-2 नंबर पक्का है, या फिर आपका अस्कंद गुप्त आ जाए। ठीक है, अस्कंद गुप्त आ जाए। ठीक है, ध्यान दो। एंड या फिर आपका झरना आ जाए। ठीक है, झरना, या फिर आपका आंसू आ जाए। ठीक है, आंसू आ जाए, या फिर आप लोगों का कामायनी आ जाए। कोई सा भी रचना इन सारे में से, इसमें से 2 नंबर 1 नंबर हर साल आता है। ठीक है, इसमें से कोई सा भी आ जाए। ठीक है, साथ में आपका अजात शत्रु भी है। ठीक है, इसमें से कोई सा भी आ जाए तो वो बात ध्यान रखना कि वो हमारा जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का ये सारी रचनाएं हैं बच्चा, क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा आता है। ठीक है, तो ये हमारा आपका जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट। इलाचंद्र जोशी का जो कहानी है उसका विषय कौन सा है ये आपको बताना है। तो सामाजिक नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक है। कैसा है? वी वाला ऑप्शन जो है वो मनोवैज्ञानिक है भैया, जो इलाचंद्र जोशी की कहानी का विषय। ठीक है, इलाचंद्र जोशी। आगे आ जाओ बच्चा। सन 1900, इसको आप 1900 कर लेना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से मिसप्रिंट है। तो 1918 से 1936 तक का समय को क्या कहते हैं? 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब बहुत सारे बच्चे तुरंत क्या करेंगे? शुक्ल युग लगा देंगे। सही है भैया, शुक्ल युग भी, लेकिन हम शुक्ल युग को प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, इसलिए हम ये नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें तब लगाना होगा उपयुक्त सभी वाला, मतलब डी वाला ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्योंकि 1919 से या 1918 से 1936 तक का समय जो है वो हमारा भैया बहुत सही है, वो है हमारा कौन सा? शुक्ल युग। लेकिन हमारा उसे दूसरे नाम से प्रेमचंद्र युग या प्रसाद युग से भी जानते हैं, तो इसलिए हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। मिलान करना है। आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। मिलान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 1 नंबर का जरूर आएगा बोर्ड परीक्षा 2027 में। देखो मिलान वाला आपको जरूर करना है। देखो मिलान कीजिए, 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि मिलान कीजिए। देखो यहां आपका मैला आंचल है, चित्रलेखा है, उसने कहा था कफन है। ठीक है, और इधर इनके सारे कवि या लेखक हैं। देखो सबसे पहले बच्चा कि मैला आंचल जो है वो रेणु जी की रचना है, फरीश्वर नाथ रेणु जी का। ठीक है, अब पहले का खा इसमें है और इसमें है, और सारा हमारा गलत हो गया, ये सब हमारा गलत हो गया। ठीक है, एंड चित्रलेखा किसकी रचना है भैया? एंड और भी आप देख लो, कफन किसका है? प्रेमचंद जी का, मतलब का से। ठीक है, ये तो सभी को पता है, तो का, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब 2 अगर नहीं आता तो ऑटोमेटिक मिला दो, दूसरे का गा, मतलब दूसरे का गा एंड इसका घा। ठीक है, एंड हमारा जो है उसने कहा था वो चंद्रधर शर्मा घुलेरी। ठीक है, घा वाला, बस इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। और ये वाला बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये मिलान बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ने खुद जारी किया है बच्चा, बोर्ड द्वारा जारी है, तो बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं, अगर आपको ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लिया करो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने भैया स्पेशल जारी किया है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से उपन्यास है। अब इन चारों में से उपन्यास कौन सा है? देखो हमारा सेवा सदन एक उपन्यास है भैया। ठीक है, विराटा की पद्मिनी भी उपन्यास है, कफन एक कहानी है, चित्रलेखा एक उपन्यास है। मतलब पहला, दूसरा और चौथा, ये सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन, और सारा हमारा गलत है। ये 10 में 10 एमसीक्यू हम लोग समझ चुके हैं, और ये आपको समझ कर ही जाना है बच्चा, समझ कर ही जाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, और ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का लाने वाला हूं जो बोर्ड ने जारी किया है। बस आप लोग बहुत ध्यान से समझो, एक एक
क्वेश्चन को, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव। दो रस आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, एक करुण रस आता है बच्चा, एक करुण आता है, एक हास्य रस आता है, दो ही रस आता है। अब आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर कर लो। करुण रस का स्थायी भाव बच्चा शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। बस अगर आएगा तो इन दोनों में से ही आएगा, ठीक है। तो करुण रस का रति नहीं होगा, शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। सी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया ना 11 क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई नहीं। आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार पढ़ाया गया है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आपत्ति उपरे प्रभात। इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? अब इसमें अगर आपको बताया जाए, मैंने आपको जब उत्तप्रेक्षा अलंकार पढ़ाया था तो कहा था कि इसमें मनु मानो मनहु जनहु ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें मनो शब्द आ गया, मनो शब्द, तो आंख मूंद के आप लगा दो भैया, ये हमारा कौन सा अलंकार है? उत्तप्रेक्षा अलंकार। अगर मनु मानो मनहु जनहु शब्द आए तो वो हमारा उत्तप्रेक्षा अलंकार, सासी से शब्द आए तो वो उपमा अलंकार, ठीक है। एंड फिर हमारा अगर रूपक में होगा तो वो हाइफन शब्द। मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सारी क्लासेस की देखा करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, 24 में विराम होता है। तो किस प्रकार का छंद है बच्चा, किस प्रकार का छंद है ये आपको बताना है। सबसे पहले आपके सिलेबस में कितना छंद है? आपके सोरठा, आपका रोला और सोरठा ये, तो इन दोनों को पहले हटा दो, ठीक है। अब इसमें हमारा जो होगा वो एक रोला छंद होगा। क्या होगा बच्चा? रोला छंद होगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 ही छंद पढ़ना, एक रोला एक सोरठा। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जाके आप बुक उठाओ या गाइड उठाओ और फटाक से 5 मिनट में रोला और सोरठा का जो भी रूल है पढ़ लो, बस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, प्रहार शब्द में उपसर्ग है बच्चा। प्रहार शब्द में आगे क्या लगा हुआ है? प्रा में आगे प्रा लगा हुआ है तो प्रा हो जाएगा। और क्या मतलब? उपसर्ग का मतलब जो चीजें आगे, उप का मतलब आगे जोड़ना, ठीक है। तो उपसर्ग में हमारा प्रहार का प्रा हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करो उपमन में कौन सा उपसर्ग है, उपमन में कौन सा उपसर्ग है, सभी बच्चे कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ। उपमन का कमेंट आना चाहिए हर बच्चे का, ठीक है, इससे आपका टेस्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। 15 नंबर, पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र, आगे पंच आ गया मतलब 5 शब्द आ गया, तो आप आराम से दीर्घु समास लगा दो, दीर्घु समास, ठीक है। अब देखो, अगर आपका पंचतंत्र, पंचवटी, ठीक है, त्रिलोचन मतलब त्रिलोचन, कोई सा भी शब्द आ जाए बच्चा, ठीक है, आपके सिलेबस में 2 ही समास है, ठीक है, एक द्वंद्व एक दीर्घु, यही 2 समास है। अब अगर दीर्घु समास होगा तो पंच मतलब 5, त्रि मतलब 3, मतलब गिनती आ जाएगा, गिनती, ठीक है। एंड पंच मतलब 5, तो आपको आंख मूंद के दीर्घु समास लगा देना है। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए भैया माता हाइफन पिता, भाई बहन, सर मैडम, ये सब आ जाए तो आपका बीच में ये हाइफन लगा रहेगा, तो वो आराम से आप लगा दो द्वंद्व समास, बस। अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा समास में, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चा, आगे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 8 भेद होते हैं। अब सभी बच्चे कमेंट करो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, हर बच्चे कमेंट करना, ठीक है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? आंसू का तत्सम रूप भैया क्या होगा? अश्रु होगा? नहीं, ठीक है, ये अश्रु होगा, ये सब गलत है, हमारा अश्रु हो जाएगा। रोना, आंसू, आंख, ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। 17 में 17 एमसीक्यू आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर एमसीक्यू, और ये आपको पूरा समझ लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये सारे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्म का मतलब कर्म, तो कर्मवाच्य में कर्ता का नहीं होगा, कर्म की ही प्रधानता होगी। किसकी? कर्म की ही प्रधानता होगी, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमारा 1 नंबर का जो है वो कर्म की ही प्रधानता होगी, ये बात ध्यान रखना। 19 नंबर है ताभ्यास शब्द में विभक्ति और वचन। ताभ्यास शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन नहीं। आगे आ जाओ बच्चा, षष्ठी विभक्ति नहीं बच्चा। एंड फिर हमारा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। देखो ये आपका बोर्ड ने जारी किया है,
तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बोर्ड ने जारी किया है पेपर, ठीक है। वो ऐसे आपको हर सब्जेक्ट का बताएंगे, बस आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। अगला 20 नंबर, निम्नलिखित में से शब्दों में सर्वनाम है। मनुष्य एक नाउन है, कोई एक सर्वनाम है, बचपन एक क्रिया है, ठीक है। तो कोई जो होगा एक सर्वनाम हो जाएगा। ये हमने आपको समझा दिया। 20 में 20 MCQ बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। ये तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, ठीक है। और आप लोग पूरा तैयार कर लेना। ये MCQ आप OMR सीट मिलेगा, उसमें आप बस 10 मिनट में भर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट लगेगा अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो ये सारे MCQ तैयार कर लेना। अब हम लोग देखेंगे जो कॉपी में लिखने वाला प्रश्न होता है, जो वर्णात्मक प्रश्न होता है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना, ये आपको 50 नंबर पक्का करा देगा। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्णात्मक प्रश्न खंडवा, ठीक है। इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और आप लोगों को पूरा 50 में 50 अंक करने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले जैसे आप खंडवा में जाओगे, आपको सबसे पहला प्रश्न देखने को मिलेगा गद्यांश। तो निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। 3 क्वेश्चन मिलेगा और आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर देकर जाएगा, आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो लिखा हुआ, ध्यान से समझो। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह से यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय की गिनती आसान है। अब यहां से आपका भैया अंडरलाइन आ गया, मतलब रेखांकित है, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये 2 नंबर आपका पक्का करा देगा। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर क्या उठे, या एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, या एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को भैया गहराई नहीं बल्कि विभिन्नता ही नजर आएगी। अब इसमें 3 प्रश्न रहेगा। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर। और लेखक ने भारतीय संस्कृति देश को किस प्रकार से एक समूह का है, 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर। अगर आपने 3 प्रश्न कर लिया, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। सभी को पता है ये कौन सा पाठ है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है। पाठ कौन सा है बच्चा? पाठ है हमारा ये भारतीय संस्कृति, सभी को पता है भारतीय, क्योंकि इसमें संस्कृति शब्द बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। भारतीय संस्कृति, ठीक है। अब मैं आपको 2 नंबर पक्का करा देता हूं, ठीक है। रेखांकित अंश बना के लिख लेना। और लेखक कौन है बच्चा? राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। ये आपका 2 नंबर हो गया फिक्स, क्योंकि संदर्भ में आपको पाठ और लेखक का नाम ही लिखना होता है और आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या इसी को बढ़ा चढ़ा के बना के लिख दो बस, ठीक है। और ये आप यहां से ढूंढ के लिख देना है क्वेश्चन का आंसर। 6 नंबर आपका बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। अगर नहीं आता तो आपके पास अथवा भी है, मतलब दूसरा वाला भी कर सकते हो। ये वाला देखो अथवा लगा हुआ है, इसको आप कर सकते हो। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उनके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में गौरव का निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण वही वृद्ध होकर अतीत का गौरव स्वप्न देखेंगे, उसके अनुपात तो फिर अपना दूसरा दल आएगा और भविष्य का स्वप्न देखेंगे, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कहने का मतलब है जो जवान है, ठीक है, जैसे कोई बुढ़ा आदमी है तो वो जवानी का सपना देखता है, जो इंसान मतलब बचपन में है तो वो मतलब ऐसे सपने देखते हैं ना, जैसे होता नहीं कि जो छोटे होते हैं वो सोचते हैं बड़े हो जाएं, अब जो बड़े हैं वो सोचते हैं हम छोटे हो जाएं, ठीक है। जो बुढ़ा है वो सोचता है हम मतलब जवान हो जाएं, तो ऐसे करके वो सपने देखते हैं। ये है भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा है। इसमें जो पाठ है सभी को पता है। अगर आपको संदर्भ, अगर आपको 2 नंबर पक्का करना है तो सभी को पता होगा कौन से पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या बना के प्रश्न आपको गतिशीलता का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ जो है वो क्या लिखूं, इसमें क्या लिखूं वाला पाठ है, क्या लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। एंड जो लेखक हैं वो सभी को पता है, क्या लिखूं कि कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ठीक है। बस तो ये आपका 2 नंबर पक्का करा देगा अगर आपने केवल और केवल पाठ और लेखक का नाम लिख दिया, बस, ठीक है। तो ये आपका दोनों में से कोई एक अगर आपने कर दिया 6 नंबर पक्का हो जाएगा। इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ में, ठीक है। सबसे पहले आप पूरा समझ लो कि आप लोगों को कैसे पूरा पेपर को करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पद्यांश की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न रहेगा खंडवा में वो है निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर। तो ये भी 6 नंबर का है। जैसे गद्यांश आपका 6 नंबर का आता है वैसे आपका पद्यांश भी 6 नंबर का आता है, ठीक है। देखो इसमें हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है। देखो ये वाला पद्यांश आपको तैयार ही कर लेना है क्योंकि ये 6 नंबर का बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, बार बार, ठीक है। लिखा हुआ है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल करे पहनेंगे, ओण पीतांबर ले लंगोटी वन गोधन गौर संग फ्री हो। अब यहां 2 लाइन
आपका रेखांकित अंश जिसका आपको व्याख्या करना है। भवते सोई मेरो रसखान, अब यहाँ रसखान शब्द आ गया, पता चल गया ना, रसखान सवैया वाला है, ठीक है। सो तेरे संग करी हो या मुरली मुरलीधर के अधारन धरिया धरन धरियो, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपका उपयोग, आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है 2 नंबर, एंड कृष्ण के वियोग में जो व्याकुल गोपियों ने कृष्ण के किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा 2 नंबर, ठीक है। श्री कृष्ण जी हमेशा जो है अपनी बांसुरी को अपने साथ रखते थे, तो उन्हीं का मतलब गोपियों ने भैया अनुकरण करना चाहा, ठीक है। तो मतलब उसको मतलब कहते नहीं कि जैसे होता नहीं कि कोई वश में कर ले, वैसे गोपियां कह रही थी कि जो ये बांसुरी है ये हमारे कृष्ण जी को वश में कर रखी है। तो इसमें आपका पाठ कौन सा है बच्चा? पाठ कौन सा है? समैया, मतलब शीर्षक है, ठीक है। समैया आपका एक शीर्षक है, पाठ भी लिख सकते हो। साथ में जो कवि हैं, कवि बच्चा वो कौन है? कवि हमारे रसखान जी हैं, रसखान। लो आपका 2 नंबर तो आपने पक्का कर लिया। अब इन दोनों को आप लोग बस पीडीएफ में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड ने जारी किया है तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। आगे आ जाओ, अगर नहीं आता तो आप अथवा वाला कर सकते हो मेरे प्यारे लाडलो। अथवा वाला देखो ये वाला कर सकते हो। ऊधव मोहि ब्रज विसरना है वृंदावन गोकुल वनपौन सगन कुंज की शाही प्रात समय जसमत नंद देख पावत एंड माखन रोटी दही सजावे अतिथ साथ खवावत गोपी ग्वाल बाल संकेल सब दिन हसत रात सूरदास धन धन ब्रजवासी जहुदित पात। देखो इसमें सूरदास शब्द आ गया, सूरदास शब्द आ गया तो आप संदर्भ आप 2 नंबर तो तुरंत पक्का कर सकते हो बच्चा। पाठ का नाम और जो कवि हैं वो तो आपको पता चल गया। पाठ कौन सा है? सूरदास है तो पद है, ठीक है। और कवि कौन है बच्चा? सूरदास, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिख दिया गया है सूरदास जी, ठीक है। तो आपको यहां से तुरंत पता चल गया कि हमारे पाठ और कवि कौन है। तो हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर देना। श्री कृष्ण के ब्रज का कौन सी बातें विस्मृत होती हैं, ठीक है। बस ये 6 अंक आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने दोनों में से कोई एक कर दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब हमारा आता है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। देखो प्रश्न नंबर 3 जो है संस्कृत का, निम्न दिए गए संस्कृत के गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ और अनुवाद करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। 2 में से कोई एक करना है। एम नगरी विविध धर्मम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा भाव महात्मा विचारम न केवल धर्मम साहित्य अपितु एम विविध नगरी कलाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है और इतिहास गवाह है ऐसा कोई साल नहीं जिससे वाराणसी चैप्टर से आया ना हो गद्यांश। बस वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अथवा अगर नहीं आता तो ये कर लेना। अस्माका संस्कृता सदा गतिशीला वर्धता मानव जीवन संस्कार एवं यम विचारधारम एंड हमारा स्वाभिगतम नवम शक्ति चा प्रोत्साहन अत दुरागानस्त युक्तम कल्याणकारी तथा गृहम भवति। ऐसा गतिशीला रहस्य मानव जीवनस्य, ठीक है। एंड निहित तद यथा सतस्य, ये आपको तैयार करना है। ये हमारा जो है भारतीय संस्कृति वाले पाठ से। किससे है बच्चा? भारतीय संस्कृति वाले पाठ। आप डायरेक्टली लिख दो भैया कि भारतीय संस्कृति वाले पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो आप दोनों में से अगर ये कर दिए तो 5 नंबर, अगर नहीं आता तो ये वाला कर देना। आपको दोनों में से कोई एक आपको 5 नंबर करके ही आना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों में से कोई एक कर लेना। अब ऐसे ही आप लोगों का संस्कृत का पद्यांश आएगा मेरे प्यारे लाडलो। पद्यांश देखो यहां लिखा हुआ है 4था नंबर क्वेश्चन कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको उत्तर देना, 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का लिखा माता गुत्तम भूमि खात मन से गणमता चिंता बहुत रात। कहने का मतलब होता है जो माता है वो भूमि से भारी है, ठीक है। एंड पिता जो है वो मतलब जो आकाश से भी ऊंचा है। एंड मन जो है मन शीघ्रम वतात, यानी कि मन जो होता है वो हवा से भी तेज चलता है। और चिंता बहुत रात, अगर आप टेंशन लेते हो चिंता करते हो तो वो चिता से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब एक तिनके से, एक बहुत जो महीन तिनका होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। अगर आप चिंता करते हो तो तिनके से भी अधिक दुर्बल हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है बच्चा। पाठ आप तैयार कर लो। पाठ हमारा जो है जीवन सूत्राणी से है। किससे बच्चा? जीवन सूत्राणी से, ठीक है। बस हो गया आपका, ये आपका 5 अंक पक्का हो गया। मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज से, अगर नहीं आता तो अथवा वाला कर लो। आप दो दूरगामी साथ छोड़ना चा पंडिता आमुख या चा जानते चा पंडिता, ठीक है। ये हमारा है किससे बच्चा? ये हमारा है प्रबुद्धो ग्रामीणा वाले चैप्टर से। जो भैया मतलब एक ग्रामीण वासी ने जो पहली पूछा था वही तो है, ठीक है। कि कहने का मतलब है आप दो दूरगामी ना साचा पंडिता, मतलब एक ऐसी चीज जिसके पास पैर भी नहीं है और वो
मतलब सबके पास चली जाती है, और वो मतलब पूरा मतलब वो बहुत बड़ा पंडित भी है, मतलब उसके पास बहुत कुछ है, कहने का मतलब बहुत बड़ा जानकार भी है, और उसके पास मुख भी नहीं है, फिर भी वो सबको अपना जो भाषा है, अपनी जो चीजें हैं वो समझा देती हैं। तो ऐसा क्या चीज है, तो वो नहीं बता पाए थे। वो क्या था, पत्र। पत्र के पास मुंह भी नहीं है, और ये एक पंडित भी है, मतलब इसके पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ जानकारी है, जो लिखोगे वो है, ठीक है। और इसके पास पैर भी नहीं है, फिर भी वो सबके पास चली भी जाती है, तो वही हमारा पत्र हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने 5 + 5 ये 10 नंबर फिक्स कर लिया तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश करा दिया। अब आगे हम लोग समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है। 5वां नंबर जो प्रश्न, अपने जो पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दो भैया, 3 अंक का। अब ये जो होता है हर जिले में अलग अलग आता है। अब आपको अपने जिले का नाम कमेंट करना है, मैं बता दूंगा आपके वहां कौन सा आएगा। एक मुक्ति दूत खंड काव्य है, बहुत सारे खंड काव्य हैं, कोई एक ही आपको करने हैं, ठीक है। आ गया ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट एंड अग्र पूजा भी है, जयसुभाष भी है, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य। इसमें से कोई एक करना है, सबके 2-2 भाग हैं, फर्स्ट सेकंड, इसमें से भी कोई एक करना है। तो आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना भैया, आपको मिल जाएगा। आगे आ जाओ, 6वां नंबर है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। 80 शब्दों में लिखना है, 5 अंक मिल जाएगा 80 शब्दों में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब हर साल आता ही है। प्लस आपको एक और तैयार कर लेना है, जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का भी तैयार कर लेना बच्चा, ठीक है। एंड इसमें से कोई एक स्किप कर सकते हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद या रामधारी सिंह का, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना, ये 5 अंक पक्का हो जाएगा। आगे आ जाओ, ऐसे आप लोगों का एक कवि का आएगा बच्चा, एक कवि का जीवन परिचय, खा वाला। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो, 5 नंबर का। एक बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है भैया, हर साल आता ही है। लेकिन आप तुलसीदास का भी तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका 5 + 5 मतलब 10 अंक आपका जीवन परिचय ही हो जाएगा। और अगर मैं 5-6 ऐसे बता दूं, जैसे आप जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड फिर आपको सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास एंड महादेवी वर्मा, अगर इतना तैयार कर ले तो, या फिर महादेवी वर्मा की जगह मैथिली शरण या बिहारी को कर लो, बस ये 5 से 6 तैयार कर लिए तो आपका मैं कहता हूं कि जीवन परिचय फिक्स हो जाएगा। आगे आ जाओ, अपने जो है पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। आपके प्रश्न पत्र में कौन सा था, एक हमारा जो माता गुरुत्तम भूमि, एक हमारा जो है पत्र वाला था। अब आप कोई एक लिख दो, जैसे सर्वे भवन सुखना, सर्वे सौंदर्यमय, सर्वे बदन पचन माकशी भगवत, आप या फिर दूसरा लिख सकते हो, बंधनम मरणम या विजयो या पराजय उभयत समो वीरा वीर भावे ही वीरता, कोई एक आप लिख दो भाई, आपको आता होगा, इतने छोटे नहीं हो। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो भैया। भारतीय संस्कृतम कुंभ, या फिर आपका इसमें से कोई 2 का देना है, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर देशभक्त आसित, ठीक है। एंड आप लोगों का भारतीय संस्कृतम मूल किम अस्ति, ये वाला आप कर देना, बस 2 आपको करना है, 2 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है भैया निबंध, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध भैया, 4 निबंध में से कोई एक आपको करना है। और मैंने बताया है पर्यावरण प्रदूषण का हर साल आता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध 200 शब्दों में लिखना है, आपको 7 अंक मिल जाएगा 200 शब्दों में, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही कर लेना। विज्ञान वरदान या विषय बहुत इंपॉर्टेंट, यातायात के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि, मैंने आपको इंपॉर्टेंट निबंध में बताया था, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि, और देखो 3 आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया हुआ है, मतलब जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया, ठीक है, आप देख लो। एंड फिर हमारा 10वां नंबर है, उत्तर मध्य रेलवे के एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में जो है साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का, आपको 4 अंक मिल जाएगा। अगर नहीं आता तो अपनी रुचियों का उल्लेख कीजिए, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ये 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा है पत्र लेखन, इसका मैं आपको ट्रिक भैया दे दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा भैया बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का मॉडल पेपर, बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का पेपर, हिंदी का गेस्ट पेपर, ठीक है। अब आपने ये तैयार कर लिया तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ये बात समझ लो। अब आप लोगों को ऐसे ही हर सब्जेक्ट का मैं क्लास लाऊंगा जो बोर्ड ने जारी किया, बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। और ऑल सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सभी सब्जेक्ट का भैया ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन के साथ, और भी जो आपके नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, क्लास हैं, टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग हमारा भैया क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्रैश कोर्स बहुत कम फीस में बच्चा, ठीक है, बहुत कम फीस में है, आप लोगों के लिए बहुत कम फीस, मतलब आप लोगों के लिए इतना कम है कि शायद आप सोच नहीं सकते। तो आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर देना बच्चा, कॉल या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कॉल या फिर आप लोग व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। नंबर आप लोग लिख लो 99
18863196। इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना और आप लोगों को मैं क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में यहाँ आपको पूरी तैयारी, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाया जाएगा, बिल्कुल टॉपर, ठीक है। तो ये हिंदी का हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल पेपर है, ऐसे में आपको मैथ साइंस सब कराएंगे। तो आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।